Just now we have seen quality factor or Q value, which is ratio of voltage across inductor or capacitor to the applied voltage, which is equal to VR. इनकी सबकी वैल्यू पुट करने के बाद I कैंसिल हो गया, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया. It is unitless dimensionless because it is the ratio of voltage. ठीक है, फिर हमने R घटने से if R goes down, Q goes up, curve become more sharper. Tuning is good. तो इसका न्यूमेरिकल का भी डिस्कस कर लिया. Now the way it is given in NCERT book, we are seeing that यही रिजल्ट फिर से NCERT बुक में थोड़ा डिफरेंटली किया गया. बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो यू कैन फॉलो दिस. मार्क्स विल नॉट बी कट, बट इफ यू कैन रिमेंबर दिस देन फाइन. तो alternate way to define quality factor or Q value or sharpness at the resonance. ये ग्राफ अगेन है. Write this also. लिख लो, just note down. But NCERT book will give you the full. बीच में मैंने स्टेप यहाँ पे स्टेप्स जो है कम कर दिए, यहाँ के स्टेप नहीं लिखे हैं. हाफ पेज इज मिसिंग हियर. देखो अंडरस्टैंड कर लो. चलो देखो ये सेम ग्राफ अगेन आई हैव ड्रॉन. करंट वर्सेस ओमेगा. ओमेगा नॉट पे पीक वैल्यू and current amplitude. There will be two frequencies, omega 1 and omega 2, where current is 1 by root 2 times of peak value, that is RMS current. तो दो फ्रीक्वेंसी और हम कंसीडर कर रहे हैं जहां पर करंट वैल्यू इज 1 by root 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू. यहाँ पर पीक वैल्यू है, उसका 1 by root 2 टाइम्स. RMS बोल सकते हैं, बट 1 by root 2 टाइम्स लिखा है बुक में अपने. और यहाँ पे पावर भी जो है, पावर हाफ हो जाती है. जितनी पावर यहाँ प्रोड्यूस हो रही करेस्पॉन्डिंग टू दिस करंट, पावर विल बी हाफ, बिकॉज पावर में स्क्वायर होता है ना, तो रूट 2 हट के हाफ हो जाएगी. तो ऐसी दो फ्रीक्वेंसी और होंगी. दो फ्रीक्वेंसी कौन सी सिलेक्ट करना है ओमेगा 1 में, जहाँ पर करंट इज 1 by root 2 टाइम्स ऑफ द पीक करंट. तो जो ये दो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 एंड ओमेगा, इनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ दिस, bandwidth of the circuit, denoted by 2 into delta omega. delta omega इतना होगा. 2 मीन्स ये जो डिफरेंस है, ये डेल्टा ओमेगा है. each डिफरेंस दोनों साइड से मिलकर 2 हो जाएगा. दिस द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनसीईआरटी बुक. देखो ये वाला जो डिफरेंस है ये डेल्टा ओमेगा, इधर वाला भी डेल्टा ओमेगा, तो दोनों 2 टाइम्स हो गया. That is called bandwidth of the circuit. ठीक है, तो बैंडविड्थ अगर पूछा जाए क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वेयर द करंट इज 1 by root 2 टाइम्स ऑफ द पीक करंट. तो वो दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो गया. नाउ यूजिंग द रिलेशन वोल्टेज लॉ, वो आई मीन ओम्स लॉ से, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. यहाँ पर जो है मैक्सिमम करंट जो है एट रेजोनेंस, ठीक है. रेजोनेंस पे तो ये मिलेगा वैल्यू, रेजोनेंस पे करंट ये मिलेगा. और ये रूट 2 पर ये जो है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो Z रहेगा, यहाँ पर तो Z 0 हो गया पीक वैल्यू पर, यहाँ पर Z रहेगा. करंट जब 1 by root 2 है उस समय रेजोनेंस पे नहीं है वो, उस समय Z की वैल्यू रहेगी. Z कितना होता है, इतना होता है. उसमें ओमेगा 1, लेकिन ओमेगा 1 कितना होगा, ओमेगा नॉट. ओमेगा 1 में ओमेगा 1 या ओमेगा 2, ओमेगा 2 कर लो इसको. हाँ ओमेगा 2. ओमेगा 1 में माइनस करना पड़ेगा, दोनों से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. ओमेगा 2 ये वाला है विच इज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा. ये पुट करने के बाद आफ्टर लेंदी कैलकुलेशन पूरा सॉल्व करना पड़ता है. ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, IM की वैल्यू, ये IM की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाता है. फिर सॉल्व करते हैं ना, तो अल्टीमेटली ये डेल्टा ओमेगा बचेगा. दैट कम्स, ये पूरा 1 पेज का कैलकुलेशन है दैट विच आई हैव स्किप्ड. यू कैन गो थ्रू टेक्स्ट बुक, यहाँ पे टेक्स्ट बुक देख लेना,
बट मेन पॉइंट समझ में आ गया तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सब मैंने जो समझाया ना, ये मेन पॉइंट्स है, यही नहीं समझ में आते है ना, तो ये मेन पॉइंट्स हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। आफ्टर सॉल्विंग ये टू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई एल आता है। आर बाई एल कहीं पढ़ा था हम लोगों ने? एल बाई आर पढ़ा था, टाइम कांस्टेंट होता है ना, एल बाई आर इज द टाइम कांस्टेंट, एक्स्ट्रा जो पढ़ाया था मैंने क्लास में करंट ग्रोथ में, ठीक है। नाउ दे आर डिफाइंड, नाउ एनसीईआरटी बुक में उन्होंने डेफिनेशन कैसे लिखी है? क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट टू द बैंडविड्थ टू डेल्टा। बैंडविड्थ को हमने कैसे डिफाइन किया? टू डेल्टा ओमेगा नॉट, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, तो टू डेल्टा ओमेगा नॉट की वैल्यू आर बाई एल, एल ऊपर चला जाएगा और ये रूट के अंदर, ये तो रिजल्ट सेम आ गया, फिर से सेम रिजल्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने दूसरे मेथड से किया है। बट एनसीईआरटी बुक मेथड इज दिस which is very complicated, therefore derivation is never asked. You can go through the book, इसके बाद की कैलकुलेशन थोड़ा देख सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? पीक देखो यहाँ पे फिर से समझा सकते हैं। बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, bandwidth is the difference of frequencies where the current is 1/√2 times of the peak current, that is RMS current. RMS current जो है दोनों तरफ से आएगा यहाँ से, तो वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस को बैंडविड्थ बोलते हैं। फिर कैलकुलेशन किया बैंडविड्थ का कैलकुलेशन किया, ये फार्मूला लगा के ओम्स लॉ लगा के दोनों जगह, यहाँ पर तो Z इज इक्वल टू आर, यहाँ पे Z इज इक्वल टू ये वैल्यू रहेगी, और ये IM की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, VM कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जब पुट करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे, ओमेगा 2 विल बी हाउ मच, ओमेगा नॉट यहाँ तक है, और ये ओमेगा इसमें ये डेल्टा ओमेगा डिफरेंस ऑफ ओमेगा ऐड हो जाएगा। फिर सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये आता है, यहाँ से क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया गया एनसीईआरटी बुक में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, और टू डेल्टा ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो हमने ऊपर रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन किया है। बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी बुक। end result is same, ठीक है। पूरा दिखाऊं एक साथ, देखो this itself is one page over, but one page का कैलकुलेशन मैंने स्किप किया है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर का यू हैव टू एटलीस्ट रिमेंबर द फार्मूला एंड यूनिट क्या बताई मैंने? यूनिट क्या बताई? नो यूनिट, you don't have to remember that, है ना, but you have to remember that it has no unit, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन एक और है एनसीईआरटी बुक में, दो क्वेश्चन, एक तो हमने ऊपर कर लिया था, एक और क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेशन पार्ट मैंने यहाँ पे छोड़ा, देखो because we are defined with the other method also we have done it derivation। तो अभी देखो ये एक और क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो obtain the resonant frequency and Q factor for the series LCR circuit, सेम मेथड जो ऊपर क्वेश्चन था सेम है, वैल्यूज दी है, ओमेगा नॉट निकालना है और Q फैक्टर ये वाले फार्मूले से निकालना, तीनों वैल्यू दी है, थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड, 1 2 3 LCR तीनों दिया है, तो दोनों पार्ट इजिली हो जाएंगे। बट लास्ट पार्ट देखते क्या है, it is desired to improve the sharpness of resonance of circuit by reducing full width at half maximum, full width को half maximum, I mean कहने का मतलब जो है क्वालिटी फैक्टर को ट्वाइस, ये width है ना, ये width हाफ करनी है, 2 ऊपर आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर को डबल करना है तो रेजिस्टेंस को आधा कर दो, क्वालिटी फैक्टर को डबल करना है ना, तो रेजिस्टेंस को हाफ कर दो, तो इन्होंने यही किया। देखो रेजिस्टेंस पहले कितना था 3.4, बाद में कितना बोले कितना होना चाहिए
7.4 है, सॉरी, उसका आधा 3.7। क्वालिटी फैक्टर फुल विड्थ को हाफ करनी मतलब क्वालिटी फैक्टर को डबल करना है, रेजिस्टेंस को हाफ कर दो, दिस बिकम्स हाफ, दिस बिकम ट्वाइस। ये थोड़ा सा वर्डिंग उसकी कंफ्यूजिंग है, बट आई एक्सप्लेन यू। these are the only 2 questions given in NCERT book। ओमेगा नॉट का तो फॉर्मूला याद ही होगा, क्या है ओमेगा नॉट का? 1/√LC। सी को माइक्रो में मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रो में है 10⁻⁻6, रूट के अंदर 10⁻⁻6, रूट के बाहर आएगा तो -3 रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1000 हो जाएगा। इसमें भी राउंड फिगर में आ रहा है ना, ये 1000 हो गया। म्यू नॉट इज रूट एल कितना है? रूट एल इज 3, कितना आ रहा है ये बताओ? 100। अच्छा, सी की वैल्यू 27 भी है ना? 27 भी है सर, तो नीचे 9 आ जाएगा। 9 आ रहा क्या? नहीं, हाँ 9 आएगा। ओके 9 आ रहा है, तो ये ओमेगा नॉट कितना आ रहा है? 1 ऊपर 1000 होगा, सॉरी। हाँ ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 क्लोज टू 1 हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे डाउट्स? नहीं सर, मैं आंसर ही बोल रही थी। ओके, तो ये 2 ही क्वेश्चन है, इसको कर लो, फार्मूला याद रखना। नाउ रेजोनेंस का टॉपिक खत्म हो गया। रेजोनेंस का एक और क्वेश्चन दिखता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कभी कभी ऐसे आता है कि देखो एक LCR सीरीज सर्किट है, उसमें से अगर हमने उसमें उसमें जो है अगर हमने इंडक्टर निकाल दिया तो 60 डिग्री से करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर निकाल लिया तो 60 डिग्री से लैग कर रहा है, दोनों दोनों इक्वल अमाउंट से डिफरेंस आ रहे हैं। इसका मतलब जितना VL होगा उतना VC होगा। इस तरह से क्वेश्चन इनडायरेक्टली रेजोनेंस लिखते हैं, बोले एक निकाला तो इतने डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, दूसरा निकाला तो फिर से उतनी डिग्री का आ रहा है, बट एक में लीडिंग एक में लैगिंग, तो वो इनडायरेक्टली रेजोनेंस का क्वेश्चन होता है। सेम फेज डिफरेंस आ रहा है एक एक को निकालने से, तो इनडायरेक्टली रेजोनेंस का क्वेश्चन है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देते हैं। तो यू शुड आइडेंटिफाई कि वो रेजोनेंस का केस है, और एक बार रेजोनेंस का केस पता लग जाता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज Z = R हो जाता है ना, करंट निकालना बहुत आसान हो जाता है, V/R ही हो जाता है। Z निकालने में ही टाइम वेस्ट होता है ना, √R² + XL - XC²। जनरली वो अवॉइड करते हैं, रेजोनेंस घुमा फिरा के दे देते हैं, तुम्हारा कैलकुलेशन कम हो जाए, करंट इजली आ जाए, बाकी पैरामीटर भी इजली निकल आए। ठीक है, तो रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एवरेज पावर इन LCR सीरीज सर्किट। ये फ्रीक्वेंटली डेरिवेशन आता है, तो इजी डेरिवेशन है ये कंपैरेटिवली। यू हैव टू रिमेंबर वन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तो एवरेज पावर इन LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, तो DC में हमने पावर का फार्मूला क्या पढ़ा था? पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू V × I। अभी वोल्टेज एंड करंट के फंक्शन पुट कर देंगे और उसकी एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज पावर हो जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं। लेट अप्लाइड वोल्टेज इज V = VM sin ωt एंड करंट फ्लोइंग इज, अच्छा करंट फ्लोइंग का इक्वेशन क्या लिखें बोलो? एक मिनट, वोल्टेज का तो जनरली हम यही लिखते आ रहे हैं, है ना, वोल्टेज की पहले लिखते हैं, करंट की बाद में लिखते हैं। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ करंट, बोलो आगे, बोलो क्या लिखें? ये चलेगी कि कुछ और भी लिखना पड़ेगा? ना जब तीनों होते हैं ना, तो फेज डिफरेंस जो है 5 विल बी लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, और इक्वल भी हो सकता है, वैसे रेजोनेंस पे इक्वल हो जाता है ना, तो लेस देन 90 आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बट रेजोनेंस का केस नहीं है, तो एंगल विल बी बिटवीन 90 एंड 0, और लीड भी हो सकता है, लैग भी हो सकता है करंट। अगर करंट लीड कर रहा है तो माइनस लिखना पड़ेगा, करंट लैग लीड कर रहा है तो प्लस लिखना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने प्लस ही लिया हुआ, +5, माइनस भी ले सकते हैं, एंड रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इक्वेशन लिए 90 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, बीच में होगा कुछ ना कुछ, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है,
बिकॉज फेज डिफरेंस जो है तीनों जब होते हैं फेज डिफरेंस गेट सेटल्ड बिटवीन 90 एंड 0। तो फाई लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर विल बी पी इज इक्वल टू वी आई, जो हमने डीसी में पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, पी इज इक्वल टू वी आई, और दो फार्मूले पढ़े थे, बट ये मेन फार्मूला रहता है। करंट की इक्वेशन पुट कर दी हमने, वोल्टेज की इक्वेशन पुट कर दी, ये वाली करंट, ये वाली दोनों पुट कर दी, ठीक है। नाउ वी एम आई एम को हमने अलग एक साथ लिख दिया। अभी ये दो साइन के दो फंक्शन मिल गए, साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर लेंगे, 2 साइन ए, सॉरी हाँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर लेंगे। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये यू हैव टू शो इट एंड रिमेंबर आल्सो, ये याद नहीं रहेगा तो फंस जाएंगे, फिर याद करना पड़ेगा, दिया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइडेड, तो डिवाइड कर दिया 2, और ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये ए है ये बी है, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस ये कॉस, इसमें ऐड हो जाएंगे दोनों टर्म, इसमें ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, ये माइनस जो है ना बाहर नहीं आता इसमें, कॉस माइनस थीटा यू नो, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बायो स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉस फाइव हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, माइनस मीन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं ना, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, ओमेगा टी दो बार प्लस 2 ओमेगा टी हो गया, तो ये हो गया, कॉस के दो फंक्शन रह गए अभी। ना इसके बाद लिखेंगे एवरेज पावर, एवरेज पावर में इस ये पी एवरेज और पी बार दोनों सिंबल यूज करेंगे, लेफ्ट साइड में तो एवरेज, यहाँ पर एवरेज किसका लेंगे, जो वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, cos फाइव भी कांस्टेंट है, फाइव द फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ये cos फंक्शन का एवरेज वैल्यू 0 होती, शुरू में पढ़ा था बिगनिंग में हमने, cos फंक्शन की साइन फंक्शन की फुल टाइम पीरियड के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 0 होती, तो cos फंक्शन ये 2 ओमेगा टी है, चाहे वो 2 हो चाहे 1 हो, 2 ओमेगा टी की भी 0 होगी, 1 ओमेगा टी की 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये बच गए बस, तो ये एंड रिजल्ट है, और 2 को √2 दो बार लिखेंगे, तो ये आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट हो जाएगा, यहाँ पर √2 से डिवाइड करने से आरएमएस हो जाता है, तो आरएमएस के टर्म में 2 नहीं हट जाएगा, 2 पीक के टर्म में 2 रहेगा, cos फाइव एज इट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आता है, और इसमें एक पॉइंट और बता दूं, देखो पावर फैक्टर इज पीएफ इज cos फाइव इसमें आ रहा है ना, इसलिए पावर फैक्टर बोला जाता है, विद द रेंज, ये इसको नीचे भेज दो, ये वाले टर्म को एवरेज पावर, ओके लेट मी शो यू बिगर, ये दोनों टर्म को इधर भेज दिया, विद द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द आरएमएस पावर, इसको आरएमएस पावर भी बोल सकते हैं या वर्चुअल, आरएमएस करंट के 3 नाम बताए थे, याद है किसी को, आरएमएस करंट इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव करंट और वर्चुअल करंट, 3 नेम्स है, तो इसको वर्चुअल पावर बोलेंगे, ये एवरेज पावर, इट इज द रेशियो ऑफ 2 पावर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर cos फाइव, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, दिस में डेरिवेशन इज फिनिशिंग हियर इटसेल्फ, एक्स्ट्रा पॉइंट मत लिखो डेरिवेशन में, यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया, यू हैव टू क्लोज हियर, ज्यादा समझ में आ गया डेरिवेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। याद रखना फार्मूला न्यूमेरिकल्स भी आती है इस पे, तो फार्मूला में डीसी में क्या था, उसमें ये cos फाइव वाला नहीं था डीसी में, वैसे भी डीसी में दोनों फेज में चलते हैं, डीसी में फाइव 1 हो गया तो cos फाइव हट ही जाएगा, रेजिस्टेंस में cos फाइव हट जाएगा। अभी देखते हैं हम तीनों केसेस में, इंडक्टर में क्या आ रहा है,
रेजिस्टेंस में, इंडक्टर में हमें पता होता है फाई कितना होता है प्योर इंडक्टर में। वो तीनों केसेस भी है, अलग अलग डेरिवेशन ऑलरेडी वी हैव डन इट। पावर के, डू यू रिमेम्बर? इंडक्टर में पावर का डेरिवेशन क्या था? 0 आया था। कैपेसिटर में पावर का डेरिवेशन क्या था? 0 आया था। रजिस्टर में नॉन जीरो आया था। तीनों यहाँ से आ जाएंगे। अगर तुम्हें वो डेरिवेशन नहीं याद रखने हैं तो यू डू दिस एंड लास्ट में फाई की वैल्यू पुट कर दो इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, और यू कैन फॉलो दैट इंडिविजुअल डेरिवेशंस आल्सो। इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए यहां से भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी किए वो भी कर सकते हैं। यहां से करना है तो लास्ट में एक स्टेप और लिखना पड़ेगा केसेस में। देखो, if only register or resonance is there, then phi is 0, cos phi will be 1. ये 1 हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन ही लिखा है मैंने, केवल पहला वाला। तो पावर विल बी दिस, और इफ आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर इज देयर, इन दैट केस phi is 90, एवरेज पावर इज 0। तो ये हमने इंडिविजुअल डेरिवेशन किए थे, उसके साथ मैच हो रहा है। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर तुम्हें इंडिविजुअल डेरिवेशन नहीं याद रखनी है, इतना करके लास्ट में रेजिस्टेंस के लिए पूछा तो ये वाला लास्ट में ये स्टेप आ जाएगा। इंडक्टर या कैपेसिटर के लिए पूछा तो लास्ट में ये स्टेप ऐड करना पड़ेगा फिर। इंडिविजुअल के लिए जनरल कंबाइंड है तीनों के लिए। व्हेन 3 आर देयर, 2 आर देयर, और सिंगल इज देयर, दिस इज द जनरल डेरिवेशन वैलिड फॉर सिंगल एलिमेंट, डबल एंड ट्रिपल एलिमेंट। So you can see this complete up to here. ठीक है, यहाँ तक। नाउ इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देता हूँ। ये 2 वाला टर्म ये दिख रहा है ना, जस्ट लेट मी पुट इट 2 हियर। यहाँ पे 2 छूट गया ना। cos 2 omega t plus एवरेज वैल्यू विल बी 0। नाउ यू लिसन, ये एक पॉइंट और अभी आगे पॉइंट सीखते हैं इसके। देखो, आइडियल चोक, हाँ यस, वो cos के सामने भी 2 ही है ना? यहाँ पे ये ऐड हो गया ना। देखो, ये 2 ओमेगा टी, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और कौन सा 2? ये जो लास्ट वाली लाइन है, cos थीटा माइनस 2 है या क्या है पता नहीं। some sign is there। ये वाली लाइन लास्ट वाली में या इससे ऊपर वाली में? ये वाली में। ओके, क्लियर और नॉट? आर यू देयर? कैन यू हियर मी? कौन सी लाइन में? ये वाली लाइन में? नीचे वाली सर। इसमें इसमें पावर P और P एवरेज इक्वल टू बी 2 cos थीटा माइनस वो 2 cos है या फिर कुछ और है सर? एवरेज का सिंबल नहीं। ओ, पहले यूज किया था ना मैंने एवरेज का सिंबल। क्लियर? आगे देखते हैं। आइडियल चोक कॉइल, पहले भी बताया था मैं, ये पॉइंट रिपीट हो गया है, फिर से मैं कट नहीं कर रहा हूँ। आइडियल चोक कॉइल के बारे में क्या बताया था? आइडियल चोक कॉइल इज द आइडियल इंडक्टर
used in tube lights consume 0 power to drop the voltage, क्योंकि आइडियल इंडक्टर है 590 होगा, पावर 0 होगा, तो दे आर यूज्ड टू ड्रॉप द वोल्टेज विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर। तो ये पहले बताया था, यहाँ पर अपने को फार्मूले से भी दिख गया कि cos phi 0 हो गया तो इट विल नॉट कंज्यूम एनी पावर। ऑलराइट, वाटलेस करंट जो होता है ना, कभी कभी वाटलेस करंट के बारे में डिस्कस होता है। एक सॉलिड एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में, व्हेन आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एसी then no power is consumed, hence current flowing consumes 0 watt power, and current in this case is called wattless current। ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन हो गई, जब हमने आइडियल इंडक्टर लगा दिया, पावर कंजम्पशन है नहीं, 0 watt करंट फ्लो, करंट इज कंज्यूमिंग 0 watt, तो वाटलेस करंट इन दैट केस, है ना। ये तो जस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट can there be wattless component of current when there is a combination of elements? Yes, अगर सपोज LCR सर्किट है ना, तो करंट इज I और V, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, दोनों के बीच में phi जो है फेज डिफरेंस है ना। तो इस करंट का जो कंपोनेंट होगा ये 90 डिग्री पे, वोल्टेज के साथ जो 90 डिग्री पे कंपोनेंट होगा वो I sin phi आएगा। ये 90 डिग्री वाला जो कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है वाटलेस करंट, क्योंकि वो कंपोनेंट पावर कंज्यूम नहीं करेगा। वोल्टेज के साथ 90 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है 590 हो जाएगा, तो पावर कंजम्पशन बाय दैट कंपोनेंट विल बी 0। ठीक है, तो ये सॉलिड एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में, वाटलेस कंपोनेंट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो इफ phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, देन component, ये component लिखा है मैंने, component of current which is I, component of current I sin phi is perpendicular to the voltage. This component is called wattless component of current. तो wattless component of current is I sin phi। ये याद कर लो, ये इतना याद रखो, बोला जाए wattless component of current, wattless current कितना है, तो करंट की वैल्यू जो निकाली होगी आरएमएस करंट, फाई की वैल्यू पता होगी, तो साइन फाई की वैल्यू जो है निकाल के करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट निकालने का तरीका वही रहेगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। और फाई, कॉस फाई कैसे निकाल सकते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड होता है ना। फाई की वैल्यू कहीं ना कहीं से फार्मूले से, फाई की वैल्यू और किससे निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल था ना, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर, इससे भी निकाल सकते हैं फाई की वैल्यू। तो देयर आर वेरियस फार्मूलाज, इफ यू रिमेंबर द फार्मूला यू विल कम टू नो फाई कैसे निकालते हैं, करंट ओम्स लॉ से निकालते। तो कंपोनेंट ऑफ करंट कौन सा है, आई साइन फाई। अभी सपोज आइडियल इंडक्टर होता है, आइडियल इंडक्टर में तो फाई जो है 90 होता है, तो पूरा का पूरा करंट ही जो वाटलेस करंट होता है, उसमें फुल करंट इज वाटलेस। कैपेसिटर में भी फाई पाई बाई 2 है, तो फुल करंट इज वाटलेस। बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशंस, कुछ कंपोनेंट वाटलेस होगा, कुछ कंपोनेंट वाटफुल होगा। ये जो आई कॉस फाई आएगा वो वाटफुल कंपोनेंट होगा, वाटफुल बोलते नहीं है बट वाटलेस एंड उसका अपोजिट वाटफुल बोल सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट विल बी वाटफुल कंपोनेंट, आई कॉस फाई, ये पूरा का पूरा पावर कंज्यूम करेगा। मतलब ये सॉल्ड एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, यू कैन फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू। थियरी पार्ट में कहीं भी नहीं दिया, सॉल्ड एग्जांपल एक है वहां पे दिया। नीट में लास्ट टाइम पूछा भी था वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, बोर्ड में दे आर नॉट आस्किंग। क्लियर, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट समझ में आ गया। क्या याद रखना है, आई साइन फाई इज द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, दैट्स ऑल। नोबडी विल आस्क यू डेफिनेशन एंड ऑल। तो नाउ यूज दो तीन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। यू हैव टू, एक मिनट,
यहाँ पे सॉल्व करो ये जल्दी से, होमवर्क के लिए भी। ये क्वेश्चन दिया है देखो, वोल्टेज की इक्वेशन दी है, करंट की इक्वेशन दी है, और ऐसा यूनिट में है दोनों, तो यूनिट पार्ट लिखेंगे लास्ट में। तो फाइंड एवरेज पावर, एवरेज पावर हमेशा, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं पूछी जाती। डेरिवेशन किसके लिए? एवरेज पावर के लिए। तो एवरेज पावर का फार्मूला लिख देंगे, VMIM। पीक वैल्यू के साथ लिख सकते हैं, आरएमएस के नहीं लिख रहे हैं, पीक वैल्यू डायरेक्ट नोट कर लेंगे। तो वीएम कितना है? 200। करंट एम्पलीट्यूड कितना है? 10 डिवाइड बाय 2। कॉस फाई कितना है? फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है? ये फेज डिफरेंस होता है, तो दोनों साइन है, दोनों साइन है, तो और बाहर दोनों के प्लस है, तो अभी जो ओमेगा टी के बाद वाला टर्म होगा वो फेज डिफरेंस होगा। तो कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 3 कितनी होती? कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, तो नीचे 4 आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 4 इज 50, 500 वाट। तो ये तो हो गया डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट क्वेश्चन। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो नीचे, यू हैव टू सॉल्व इट हियर। मैं अभी इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ। ओके, सॉरी सॉरी, मैं हाइड करके रख रहा हूँ। चलो, you solve it and then I will show you the question. Very, very important. If current in circuit is I is equal to 10 sin omega t and voltage applied is 200 cos omega t, then find average power and name the element, device fit करना, name the element connected to AC supply. Generally पावर ही पूछते हैं, बट मैंने एक पार्ट और ऐड कर दिया एलिमेंट का। बोलो, पावर का कोई कॉन्सेप्ट दो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर? व्हाट इज द एवरेज पावर? तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पे कॉस है। देखो साइन एंड कॉस जो होते हैं ना, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज 0। पावर कंजम्पशन विल बी 0 बिकॉज एक साइन फंक्शन एक cos। तो अभी ये बताओ कि ये इंडक्टर होगा कि कैपेसिटर होगा? दोनों में से एक होगा। फाइव देखो, 5 पाई बाय 2, कॉस एंड साइन फंक्शन के बीच में 5 हमेशा पाई बाय 2 होता है। पावर तो 0 वाट आ गया, वाटलेस करंट फ्लो हो रहा होगा ना, फुल करंट इज वाट। तो देखो अभी ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर, कैसे पता करेंगे? देखो देखो, जिस समय करंट साइन फंक्शन है, करंट का साइन फंक्शन है, देखो ये आई है, साइन फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है। कॉस फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है। कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज पीक वैल्यू पे है ऑलरेडी, करंट जब 0 पे वोल्टेज है ना। साइन एंड कोसाइन फंक्शन के ग्राफ तुम्हें थोड़ा आने चाहिए। साइन में t इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 0 से स्टार्ट होता है साइन का। कॉस में t 0 करो, कॉस 0 इज 1, तो पीक वैल्यू से 200 से स्टार्ट होगा ये। तो करंट 0 है तो वोल्टेज हाईएस्ट है, तो ये करंट लैग कर रहा है। करंट किस में लैग करता है? इंडक्टर में। दिस हैज टू बी इंडक्टर। या फिर इक्वेशन देखो, वोल्टेज की इक्वेशन, कॉस को जब हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस पाई बाय 2 से कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज माइनस से कन्वर्ट करते तो बाहर माइनस आ जाता है। कन्वर्ट करके भी देख लो, वोल्टेज में प्लस पाई बाय 2 आ रहा है तो वोल्टेज इज लीडिंग, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। या फिर ग्राफ से समझ लो, जैसा भी समझो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट जनरली केवल यहीं पे पूछते हैं, एवरेज पावर पूछते हैं, एलिमेंट नहीं पूछते। बट एलिमेंट, नोइंग द एलिमेंट विच इज इंडक्टर है कि कैपेसिटर है, वो भी आना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन खुद ट्राई करो। एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं अगर टाइम है तो,
पावर कंजम्पशन जितनी भी आएगी ये फार्मूले से। ओके, ये लिख लो, फिर मैं एक पॉइंट यूजफुल बताऊंगा अभी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई डाउट है क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? सर एक बार इंडक्टर वाला बता दीजिए। इंडक्टर में देखो हम लोगों ने कॉस की ग्राफ देखे, ग्राफ से थोड़ा इजी है, उससे बता रहा हूँ। साइन का फंक्शन देखो, साइन का फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है ना, कॉस का फंक्शन पीक वैल्यू से। बाहर दोनों में प्लस है, देखो दोनों प्लस है तो ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर ही रहते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, तो ये ऐसे। तो जब करंट 0 है तो वोल्टेज पीक वैल्यू पे है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड किस में करता है, या करंट लैग कर रहा है? करंट पीछे है, 0 पे है, ये पीक वैल्यू पे है एट t = 0, यहाँ पे t आएगा, ठीक है। तो करंट लैगिंग, तो लैग किस में करता है? इंडक्टर में। लाई वाला पढ़ा था, ELI, EMF लीड्स करंट इन इंडक्टर, तो वोल्टेज लीड कर रहा है। दूसरी तरीके से मैंने इक्वेशन से भी समझाया, देखो इक्वेशन से इस वोल्टेज की इक्वेशन को चेंज करेंगे, साइन साइन से हम फेज डिफरेंस पता करते हैं, पहली साइन ही है, कॉस वाले को भी साइन में कन्वर्ट किया, प्लस से ही कन्वर्जन पॉसिबल है, माइनस से नहीं होता, क्योंकि माइनस से करेंगे तो π/2 माइनस ओमेगा टी, फिर ये ओमेगा टी को आगे लाना पड़ता है यहाँ पर, तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते लीडिंग या लैगिंग, बाहर इसमें प्लस है तो उसमें, तो इसमें हमने कन्वर्ट किया तो प्लस π/2, तो वोल्टेज में प्लस π/2 वोल्टेज लीड कर रहा है। यहाँ भी देखो ग्राफ में वोल्टेज किस में लीड करता है? इंडक्टर में लीड करता है। तो चाहे तो ग्राफ से लिखो, चाहे इक्वेशन से कंक्लूड करो। पीछे पढ़े थे ना हमने, कैपेसिटर में करंट में प्लस आया था, करंट लीड करता था। इंडक्टर में करंट में माइनस आया या वोल्टेज में प्लस आएगा, वोल्टेज लीड, ठीक है कि नहीं? वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में, करंट लैग करता है, करंट पीछे चल रहा है तो वोल्टेज आगे है t = 0 पे। अगर तुम देखो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। मैं ये बताने वाला था, सर्किट की जितनी भी पावर कंजम्पशन होती है केवल रेजिस्टेंस में होती है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर पावर कंज्यूम 0 करते हैं, चाहे वो तीनों टुगेदर ही क्यों ना हो, जो भी टोटल पावर आएगी रेजिस्टेंस ही कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट है, बाद में लिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। 7.9 जो है ट्राई कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एवरेज पावर भी निकालनी, वही ऊपर वाला फार्मूले से निकाल सकते हैं। दो फार्मूले हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, ट्राई करो, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। और कोई क्वेश्चन भी, ये भी पावर, ये सॉलिड एग्जांपल है पावर के क्वेश्चन का। 7.8 इसको देख सकते हैं पहले, फिर इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड कर दूं। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क, फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर। इन मीटिंग का टाइम भी शायद खत्म हो गया होगा। दो टॉपिक इसमें और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में ट्राई टू कवर, तो एसी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, बाय सर। ओके बाय।